ये जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं अभी, डायरी का एक पन्ना। देखिए चैप्टर का नाम है डायरी का एक पन्ना। इट मीन्स ये किसी की एक डायरी का आपको एक पन्ना यानी कि कुछ पार्ट ही दिखाया गया है इस चैप्टर के अंदर। और अगर आपने स्कूल में समझा हो ये चैप्टर, इसमें पूरा कलकत्ता वासियों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए क्या क्या किया था, किस दिन क्या किया था, बड़े जोश और जोर शोर के साथ किया था। पूरा का पूरा उसका वर्णन है। और जो इसके राइटर हैं जिनका नाम है सीताराम से कसरिया, ठीक है, वो उन दिनों उस दिन जो भी कलकत्ता में हो रहा था वो सब कुछ अपना मतलब जो भी आंखों देखा हाल था वो अपनी डायरी में नोट कर रहे थे, ठीक है, लिख रहे थे। और उन्हीं की डायरी से कुछ अंश उसके लिए गए हैं जो कि हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वो ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से अंग्रेज़ों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह आंदोलन को छेड़ा था, उसे चलाया था। और उस आंदोलन के बाद भारतवासियों के अंदर आज़ादी की एक मतलब ना अलख जग गई, अलख यानी कि जोत जग गई थी कि उनको भी देश से आज़ादी चाहिए, ऐसा उनके मन में इच्छा जागृत हो गई थी। और उसके बाद पूरे देश भर से काफ़ी सारे लोग सामने आए थे, उनके साथ जुड़ गए थे देश को आज़ादी दिलाने के लिए। और अब इस मतलब कि एक तरह से जो महासंग्राम था, जो इतना बड़ा युद्ध चल रहा था भारतवासियों और अंग्रेज़ों के बीच में, तो उसके अंदर वो अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए थे। और 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यानी कि उस समय गुलाम भारत क्यों कहा गया है, तभी भी हम अंग्रेज़ों के अंडर में थे। लेकिन 26 जनवरी, अब आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, आज जब हमारा देश आज़ाद हो चुका है, हम 15 अगस्त को तो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया था, उसके पीछे ये रीज़न भी है क्योंकि देश को आज़ाद होने से पहले इसी दिन, भले ही 1930 का दिन था, उस दिन भी लोगों ने एक तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाया था अंग्रेज़ों के अंडर में रहते हुए। तो गुलाम भारत के अंदर ऐसा पहली बार हुआ था कि लोगों ने अपने आप को मतलब कि स्वतंत्र जैसा फील किया था, उस दिन उन्होंने वो दिन मनाया था। और ये सिलसिला उसके बाद कंटिन्यू ही रहा, चलता ही रहा। और आज़ादी के 2.5 साल बाद जब 1950 में इसी दिन हमारे गणतंत्र दिवस का रिपब्लिक डे, उन्होंने तय किया कि इस दिन हम अपना रिपब्लिक डे मनाएंगे। क्लियर है बात, समझ में ही यहाँ तक सबको? आगे वो बोल रहे हैं कि ये जो इस पाठ के लेखक हैं सीताराम जी, वो भी आज़ादी की इच्छा रखते थे, देश से आज़ाद होना चाहते थे। तो वो उन जितने इतने लाखों लोग थे उनमें से एक वो भी थे। और वो हर दिन जो जो उस समय हो रहा था वो सब अपनी डायरी में नोट कर रहे थे, लिख रहे थे। वो उनकी एक निजी डायरी थी, ठीक है। और ये सब चीज़ें उन्होंने काफ़ी वर्षों तक की, मतलब जब तक वो इस संग्राम में हिस्सा लेते रहे देशभक्तों के साथ, तो जो जो उनके साथ बीतता गया वो सब एक डायरी में लिखते भी गए थे। और इस पाठ में उनकी डायरी का जो 26 जनवरी 1930 का जो लेखा जोखा है वो सब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और अब वो बोल रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और खुद लेखक सीताराम जी कलकत्ता में कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोर शोर से मनाया। देखिए आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो 26 जनवरी 1931 का दिन होगा जो हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी अभी हमने क्या पढ़ा, 26 जनवरी 1930 को भी एक स्वतंत्रता दिवस देश में मनाया गया था, पूरे देश भर में मनाया गया था। लोगों ने ऐसा फील किया था कि हम आज़ाद हो चुके हैं। तो सेम डे ही कलकत्ता वासियों ने वही दिन चुना और उन्होंने कलकत्ता में भी अंग्रेज़ों को मतलब ये दिखाया था कि हम भी कुछ कर सकते हैं, कलकत्ता वासी भी हैं, कुछ कर सकते हैं। तो वो दूसरा दिन था, ठीक है, दूसरा स्वतंत्रता दिवस बड़े जोर शोर से उन्होंने उस दिन मनाया था। और अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को अपराध माना था क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था। भी अगर भारतवासी जो थे अगर ये सब कर रहे हैं, अंग्रेज़ों के तो खिलाफ था ना, तो इसके लिए उन्होंने उनके ऊपर कुछ ना कुछ उनको सज़ा भी दी थी। वो क्या सज़ा है वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे ही। भाई कितने उन्होंने जो उस समय जितने भी लोग कार्य कर रहे थे उनके ऊपर कितने जुल्म उठाए गए थे। और तो ये एक ऐसा मतलब कि था कलकत्ता में औरतों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, काफ़ी लोगों को उन्होंने जेल डाला था, औरतों को भी जेल में डाला था, सब हम पढ़ेंगे ही। अब वो कह रहे हैं कि ये सब जो भी हम पढ़ने वाले हैं इस लेसन में,
वो हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की तो हमें याद दिला ही रहा है, साथ ही साथ इस बात को भी वो उजागर करता है, मतलब हमें क्या दिखाता है कि एक संगठित समाज, संगठित मतलब क्या होता है, जब सब साथ मिलकर कुछ करते हैं, ठीक है, सोसाइटी में कृत संकल्प, अगर कोई समाज इकट्ठा होकर कोई संकल्प लेता है, प्लेज लेता है, कसम खाता है भी मुझे करके दिखाना है, ठीक है, अगर वो कुछ ऐसी मतलब कि संकल्प लेता है तो वो कर भी सकता है। अगर सभी चाहें इकट्ठा होकर कुछ करने की ठान लें तो वो कुछ भी कर सकते हैं, और जो कि हमने उस दिन देखा ही था। चैप्टर आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए चैप्टर है हमारा 26 जनवरी 1931, डायरी का एक पन्ना जिसके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। आज का दिन तो अमर दिन है, अमर दिन यानी कि कलकत्ता वासियों के लिए ये दिन जो है वो बहुत मायने रखता था, क्योंकि सब लोग ने यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जितना वो अपना बेस्ट दे सकते थे हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए सबने दिया था, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि आज के दिन ही सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस उन्होंने मनाया, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा 1930 को मनाया था, ये दूसरा साल था जब सब लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। वो कह रहे हैं कि इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, पुनरावृत्ति होता है फिर से रिवीजन, पिछले साल तो मनाया, इस साल हम फिर मनाएंगे ताकि लोग एक्टिव रहें, ठीक। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि इनकी इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए सभी लोगों ने पहले से बहुत अच्छी तैयारियां कर ली थी। तो गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था, ये लाइन क्यों बोली गई है, लेखक ऐसा बोल रहे हैं कि पिछले साल लोगों का ऐसा मानना था कि पूरे भारत में जितने जोर शोर के साथ ये मनाया गया था, कलकत्ता वासियों ने उतना पार्ट नहीं लिया था, इसीलिए इस साल कलकत्ता वासियों ने पहले से मतलब कि अपना पूरा पुरजोर लगा दिया और अपना बेस्ट उन्होंने करके दिखाया कि हम भी किसी से कम नहीं है, हमने भी पूरा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, भी हम अपना जितना दे सकते थे उन्होंने इस वर्ष उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। और उन्होंने इसके प्रचार में, प्रचार समझते हो ना क्या होता है, पब्लिसिटी, प्रचार करने में उन्होंने पूरे 2000 रुपये खर्च किए। उस समय 2000 की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, उसके लिए उन्होंने 2000 रुपये खर्च किए। और मतलब जिन लोगों को ड्यूटी दी गई थी भी तुमने ये काम संभालना है हर कार्यकर्ता को, तो उन्होंने हर काम को अपना काम समझकर उसका अच्छे से पालन किया। और वो कह रहे हैं कि जितने भी कार्यकर्ता थे हर कोई घर घर में जा रहा था, मतलब घर घर में जा कर के लोगों को समझा रहे थे कि इस दिन की कितनी वैल्यू है, आपको कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, ठीक है, ताकि लोग जागरूक रहें। अब वो कह रहे हैं कि बड़े बाज़ार एक जगह का नाम है कलकत्ता के, वहाँ पर अक्सर मकानों के ऊपर क्या उन्होंने राष्ट्रीय झंडा फहराया था बड़े बाज़ार में, और कई मकान तो उन्होंने इस ढंग से सजा रखे थे भी ऐसा लग रहा था कि एक्चुअल में हमें स्वतंत्रता मिल गई हो, हालांकि हमें अभी मिली नहीं है, हम सिर्फ ऐसा कर रहे थे भी आज़ाद होना चाहते हैं, बना रहे थे। और वो कह रहे हैं कि कलकत्ते के हर भाग में जितने भी मेन वहाँ पर जगह थी, हर जगह पर उन्होंने झंडे लगाए थे, और जहाँ से भी इंसान गुजर रहे थे ऐसे लग रहा था कि सबके अंदर उत्साह था, एक नवीनता थी, मतलब झंडा देखा उनके अंदर वैसे ही देशभक्ति की भावना थी, तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे उस चीज़ को लेकर के। तो कह रहे हैं कि लोग ऐसे समझ रहे थे, उनका ऐसा कहना था कि जितनी सजावट उस समय उन लोगों ने की थी ऐसी पहली कभी सजावट उन्होंने देखी ही नहीं थी। और पुलिस भी, क्योंकि पुलिस किसके अंडर में थी, अंग्रेज़ों के अंडर में थी, वो भी पूरी उन्होंने ताकत लगा दी थी, एकदम उन्होंने गश्त लगा रखे थे, यानी कि जगह जगह चौराहों पर उन्होंने नाकाबंदी कर रखी थी कि कहीं पर कोई भी एकदम से सब भीड़ इकट्ठी नहीं हो जाए, लोग एकदम नारेबाजी नहीं स्टार्ट कर दें। तो उन्होंने मोटर लारियाँ यानी कि जो समय मोटर गाड़ियाँ चल रही थी, कार लगा लीजिए, गोरखे कौन है, पुलिस वालों के जो पर्सन हो गए, अंग्रेज़, और सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे, यानी कि हर मतलब कि चौराहे पर वो लोग खड़े हुए थे नाकाबंदी के लिए। और कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी, ऐसी बहुत सारी लारियां जो पुलिस वालों की थी घूम रहे थे, ठीक है, जैसे कि कई बार कर्फ्यू सा लग जाता है, पुलिस बहुत घूमती रहती है। वो कह रहे हैं कि घुड़सवारों का भी उन्होंने प्रबंध कर रखा था, कल को कुछ भी गलती हो फटाफट दौड़ कर पहुँच जाए। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, मतलब ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, मेन पुलिस वाले ही हर जगह तैनात थे। और सारी पुलिस को उन्होंने इसी काम में लगा रखा था कि जो
ये जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं लोग, क्योंकि उनको भी था, पिछले साल मनाया, इस साल भी कुछ ना कुछ तो करेंगे ये लोग, तो कहीं भीड़ इकट्ठी ना हो जाए, ज़्यादा वो सब नहीं हो जाए, नारेबाजी नहीं करने लगे, तो पूरी पुलिस को इसी काम में लगा रखा था भी कहीं भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। और बड़े बड़े पार्कों को जहाँ पर लोग इकट्ठा हो सकते हैं, मैदानों को उन्होंने जितनी भी पुलिस थी सबने पहले से ही घेराबंदी कर ली थी कि यहाँ लोग इकट्ठे नहीं हो सके। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि मॉन्यूमेंट, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पर सभी लोगों को, आप चैप्टर जब पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, यहीं पर लोगों ने इकट्ठा होना था। वो कह रहे हैं कि मॉन्यूमेंट के नीचे जहाँ शाम को मेन सभा होने वाली थी, मीटिंग होने वाली थी, तो उस जगह को भोर में ही, भोर यानी कि अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह ही 6 बजे से पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। यानी कि पुलिस को पता था मॉन्यूमेंट में मीटिंग होने वाली है, तो पुलिस वाले 6 बजे ही वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर घेराबंदी कर लेते हैं। और वो कह रहे हैं कि पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। पुलिस के होने के बावजूद भी लोगों ने झंडे कहीं ना कहीं फहरा दिए थे, इंडियन लोगों ने। ठीक है, भले उनकी एक तरह से आँख में धूल झोंक करके जैसा मर्जी लगा लीजिए, वो कर रहे थे ये सब। फिर वो कह रहे हैं कि ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना बच्चे, बंदों के नाम आएंगे, बड़े सारे जगह के नाम आएंगे, आपको याद रखने ज़रूरी है। आगे है श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के जो मंत्री हैं, जिनका नाम है अविनाश बाबू, वो बाबू ने जब झंडा गाड़ा, जो भी जगह पर श्रद्धानंद पार्क में जब उन्होंने झंडे को गाड़ा था, तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया। यानी कि जब आप झंडा गाड़ रहे हैं तो अगर पुलिस आपको देख लेती है तो पुलिस आपको झट से पकड़ लेती है। आप, हाँ, अगर वो नहीं देख रही है और आप झंडा गाड़ कर चले गए तो किसको क्या पता किसने किया है, लेकिन जो लगाते हुए पकड़ा जाएगा तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती थी। तो अविनाश बाबू को उन्होंने पकड़ लिया। अब वो कह रहे हैं कि और लोगों को मारा और हटा दिया, मतलब जो उनके साथ बाकी के लोग थे उनको बहुत मारा पीटा, उन्हें वहाँ से हटा दिया उन्होंने। फिर वो कह रहे हैं कि तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार, कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री थे जिनका नाम है हरीश चंद्र, जब वो झंडा फहराने के लिए गए, कहाँ पर गए वो? तारा सुंदरी पार्क में। ठीक है, जब वो अंदर जाते हैं तो वो भीतर ही नहीं जा सकते हैं, मतलब उनको पार्क के अंदर जाने ही नहीं दिया जाता, क्योंकि हर बंदे को एक ड्यूटी दी गई थी कि आपने वहाँ झंडा फहराना है, आपने वहाँ फहराना है। ठीक है, अब वो अंदर नहीं जा सकते हैं। वहाँ पर पुलिस वालों के साथ काफ़ी मारपीट होती है। 2-4 आदमी तो ऐसे होते हैं जिनके सिर तक फट जाते हैं, इट मीन्स उनको सिर पर काफ़ी चोटें आती हैं। तीसरा है गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला गया, यानी कि वो जो लेडीज़ थी, गुजराती सेविका संघ की जो मेन, उन्होंने जुलूस निकाला था जिसके अंदर बहुत सारी लड़कियों ने हिस्सा लिया था, क्योंकि लेडीज़ का था सारा जुलूस, और उनको उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया, अरेस्ट कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? आगे कह रहे हैं बच्चे, वो 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने, स्कूल का नाम है, ठीक है, 11 बजे वो सब इकट्ठी होती हैं। उन्होंने अपने स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर झंडो उत्सव मनाया, यानी कि वहाँ झंडा उन्होंने फहराया है। जानकी देवी मदालसा जो है वो बजाज नारायण उनका नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो आदि भी गई थी, यानी कि उस विद्यालय के अंदर जानकी देवी भी गई और मदालसा भी गई थी। और लड़कियों को उन्होंने इस चीज़ के बारे में समझाया था कि ये जो उत्सव है इसका मतलब क्या है, हम क्यों फहरा रहे हैं, ये सब के बारे में उनको जानकारी दी थी उन्होंने। और एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूम कर देखा। अब कौन देख रहे हैं? ये लेखक सीताराम जी। जब उन्होंने मोटर गाड़ी यानी कि कार में बैठकर सब तरफ घूम कर देखा तो उनको बहुत अच्छा फील हो रहा था, और वो जगह जगह की फ़ोटो भी ले रहे थे। क्यों ले रहे थे? ताकि वो यादें बना सके भी कितना कुछ यहाँ हुआ है। और अपने भी फ़ोटो का काफ़ी प्रबंध था, यानी कि इन्होंने खुद ने भी इतना प्रबंध किया हुआ था, बाकी लोग भी कर रहे थे। 2-3 बजे तक, अब देखो 11 बजे उन्होंने झंडोत्सव मनाया है, और वो कह रहे हैं 2 से 3 बजे तक काफ़ी आदमियों को पकड़ लिया गया था, क्योंकि जहाँ जहाँ झंडोत्सव हो रहा था वहाँ पुलिस पकड़ती जा रही थी लोगों को। वो कह रहे हैं कि जिसके अंदर से जिन लोगों को पकड़ा गया था उनमें से 2 मेन पर्सन थे, जिनका नाम है पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय। आगे कह रहे हैं कि सुभाष बाबू के जो जुलूस का भार था वो पूर्णोदास के ऊपर था, यानी कि सुभाष बाबू जिस जुलूस में थे तो पूर्णोदास उसके मेन पर्सन थे। तो वो कह रहे हैं कि परंतु यह प्रबंध
कर चुका था, यानी कि ऑलरेडी उन्होंने प्रबंध कंप्लीट कर लिया था। और जो स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था, स्त्रियों ने भी अपनी तरफ से अच्छी तैयारी कर रखी थी। जगह जगह पर जितनी भी स्त्रियां थी जुलूस निकाल रही थी। जुलूस समझते हो ना, इकट्ठे लोग मिलकर के चलते हैं, रैलियां निकालते हैं। तो यस, तो वो कह रहे हैं कि ठीक स्थान पर पहुंचने, यानी कि जो उन्होंने तय किया था कि हमें मॉन्यूमेंट पर पहुंचना है, वहां पर पहुंचने के लिए हर कोई ग्रुप बना करके पहुंचने की कोशिश कर रहा था। और मॉन्यूमेंट के पास जैसा कि भोर में प्रबंध था, भोर यानी कि सुबह के समय में 5-6 बजे के आसपास, लेकिन करीब 1 बजे के आसपास वैसा प्रबंध नहीं था, वैसी सिचुएशन नहीं थी। और तो इससे उनको लोगों को आशा होने लगी थी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे। यानी कि सुबह सुबह हमने क्या पढ़ा था अभी कि भोर के समय ही पुलिस मॉन्यूमेंट पर पहुंच जाती है, घेराबंदी कर लेती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि 1 बजे तक वहाँ पर उतना उन्होंने टाइटनेस नहीं थी पुलिस की। लेकिन वो कह रहे हैं कि लेकिन पुलिस भी अपना रंग क्यों नहीं दिखाती, वो इतनी जल्दी तो हार मानने वाली थी नहीं। तो उन्होंने बोला कि 3 बजे से ही मैदान में हज़ारों, क्योंकि पहुंचने का टाइम क्या था 4:24, तो 3 बजे ही लोगों की भीड़ वहां जमा होनी शुरू हो जाती है। और काफ़ी लोग टोलियां बनाकर, यानी कि ग्रुप बनाकर मैदान में घूमना शुरू कर देते हैं। और जितनी पब्लिक वहाँ थी, वो कह रहे हैं कि जो बात आज थी वो एकदम निराली थी, एकदम अद्भुत थी। उन्होंने पहला ऐसा नज़ारा देखा ही नहीं था। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ, कानून भंग यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदुस्तानियों ने जो भी उनके कानून को तोड़ने का काम शुरू किया था, तब से लेकर अब तक की इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में हुई नहीं थी। फर्स्ट टाइम था, इतना बड़ा उन्होंने अरेंजमेंट किया था। तो यह सभा तो मतलब कि उन्होंने कहा था कि इस सभा को तो ऐसा कहना चाहिए एक तरह से ओपन लड़ाई थी, ओपन उन्होंने एक तरह से चैलेंज दिया था अंग्रेज़ों को। और उस समय पुलिस कमिश्नर ने एक नोटिस निकाला था कि अमुक अमुक धारा, धारा क्या होती है, एक्ट, जैसे कि होता है 340, 312 एक्ट होता है। तो अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई भी सभा उस दिन नहीं हो सकती थी। अगर कोई भी बंदा उस सभा में भाग लेगा उसको कुछ ना कुछ सज़ा होगी, ठीक है ना, धारा जो उन्होंने बोला है। और जो भी लोग थे, काम करने वाले थे, मतलब कि सब इंस्पेक्टरों को नोटिस दे दिया गया था, सूचना दे दी गई थी कि जो भी इस सभा को, मतलब कि इस नोटिस को भंग करेगा, पुलिस कमिश्नर के नोटिस को, तो वो दोषी माना जाएगा, उसको कोई ना कोई सज़ा तो मिलेगी। और दूसरी तरफ काउंसिल का क्या नोटिस था, काउंसिल कौन था, जो अपने इंडियंस थे, जो देश की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने क्या नोटिस निकाला था कि ठीक 4:24 पर हम मॉन्यूमेंट के नीचे पहुंचेंगे और वहां पर एक झंडा फहराएंगे। उनका ये नोटिस था। ये क्वेश्चन भी है बच्चे, काउंसिल का नोटिस और पुलिस कमिश्नर के नोटिस का आपको अंतर समझाना है, ठीक है। और वहाँ पर वो स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा को भी पढ़ेंगे, यानी कि एक प्लस पढ़ेंगे कि आगे के लिए हमने क्या तैयारी करनी है देश को आज़ादी के लिए। सर्वसाधारण, यानी कि हर एक आम से आम इंसान वहाँ पहुँचना चाहिए उस सभा के अंदर। और खुला चैलेंज दिया था उन्होंने पुलिस वालों को। तो ऐसी सभा उन्होंने पहले कभी हुई नहीं थी जैसा कि उस दिन हुआ था। अब वो कह रहे हैं कि ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। टाइमली वो लोग पहुँच गए क्योंकि 24 मिनट का 4:24 टाइम दिया था। उनको चौरंगी पर ही रोक दिया जाता है, मतलब वो सभा लेकर पहुँचते हैं, मॉन्यूमेंट तक अभी पहुँचे ही नहीं हैं, उनको चौरंगी पर, चौराहे पर ही उनको रोक लिया जाता है। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से पुलिस जो है जुलूस को रोक नहीं पाई, क्योंकि पुलिस कम थी, बंदे ज़्यादा थे, वो उनको रोक ही नहीं पाई थी। मैदान के मोड़ तक पहुंचते पहुंचते अब पुलिस के पास चारा नहीं था, उन्होंने लाठियां बरसानी शुरू कर दी आम इंसान के ऊपर। और बहुत ज़्यादा आदमी उस समय घायल हो जाते हैं। सुभाष बाबू पर भी लाठियां चलती हैं। और लेकिन फिर भी लाठियां खाते खाते भी सुभाष बाबू ज़ोर ज़ोर से वंदे मातरम बोल रहे होते हैं। दूसरी तरफ ज्योतिर्मय गांगुली हैं, उन्होंने सुभाष बाबू से कहते हैं कि आप इस तरफ आ जाएं, ठीक है, मतलब साइड में आ जाए, क्योंकि उनको लाठियां ज़्यादा पड़ रही थी। लेकिन सुभाष बाबू क्या कहते हैं, नहीं, अब तो हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है, ठीक है। लास्ट बच्चे हमने ये छोड़ा था कि जब ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा था कि आप इस तरफ आ जाएं, लेकिन वो बोल रहे थे
कि आगे बढ़ना है, क्योंकि उनको सिर्फ आगे की तरफ जाना था, पीछे नहीं जाना था, क्योंकि जिस पर्पस के लिए वो आए थे अगर पीछे हट जाते तो फिर उनका मकसद ही पूरा नहीं होता। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये जितना भी हमने आपको बताया है सब हम मतलब कि अपनी सुनी हुई लिख रहे हैं, जो भी हमने वहां पर सुना था। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो सुभाष बाबू हैं और लेखक, इन दोनों का कोई ज्यादा फासला नहीं था, यानी कि दोनों साथ साथ ही थे जुलूस के अंदर। और सुभाष बाबू जो थे, सुभाष बाबू यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस हैं, ठीक है, वो जोर जोर से वंदे मातरम बोलते हुए आगे बढ़ ही रहे थे। ये सब लेखक अपनी आंखों से वहां पर देख रहे थे। वो कह रहे हैं कि पुलिस जो थी वहां पर बहुत ही भयानक तरीके से लाठियां चला रही थी, क्योंकि काफी लोग घायल भी हो रहे थे, इस वजह से बहुत ज्यादा उनको मारपीट कर रही थी। यस, तो वो कह रहे हैं कि क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर, मतलब इतनी जोर से लाठियां बरसाई जा रही थी उन लोगों के ऊपर कि सिर तक फट रहे थे। तो उनका सिर, और जब उनका सिर फट चुका था और वहां से जब खून बह रहा था, मतलब उन सबको देखकर उनकी आंखें मीच जाती हैं, मतलब वो एकदम घबरा से जाते हैं कि कितनी बुरी हालत थी वहां पर जितने भी लोग थे जुलूस के अंदर। और इस तरफ तो उन्होंने पूरा ब्यौरा दे दिया कि कैसे लाठियां बरसा रहे थे पुलिस। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जितनी भी लेडीज थी, स्त्रियां जो थी, वो मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी, उन्होंने चढ़ना आरंभ कर दिया था। उनका मेन मकसद तो यही था ना कि मॉन्यूमेंट पर जाना है और वहां पर झंडा फहराना है और वहां पर प्रतिज्ञा पढ़नी थी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। तो वो वहां पर झंडा फहरा रही थी लेडीज, और वो घोषणा भी पढ़ रही थी। घोषणा यानी कि जो प्रतिज्ञा उन्होंने जो प्रतिज्ञा उन्होंने पढ़नी थी वो वहां पर वो पढ़ रही थी। स्त्रियां जो थी वो बहुत ज्यादा संख्या में वहां पहुंच चुकी थी, बहुत सारी, और लगभग सभी लेडीज के हाथ में झंडा भी था। और जितने भी वॉलेंटियर उनके साथ गए थे, जब पुलिस वाले उन पर लाठियां बरसा रहे थे, वो अपने स्थान से फिर भी बिल्कुल हट नहीं रहे थे, मतलब कि डटे हुए थे अपनी अपनी प्लेस के ऊपर। और फिर अब कह रहे हैं कि जब उन्होंने अपना प्रतिज्ञा भी पढ़ ली है, झंडा भी फहरा दिया है मॉन्यूमेंट के ऊपर, बाद में सुभाष बाबू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको गाड़ी के अंदर बैठाकर लाल बाजार, जब स्टार्टिंग में हमने चैप्टर पढ़ा था तो बात आई थी बड़े बाजार की, ये है लाल बाजार, ठीक है, दूसरी प्लेस है, वहां की लॉकअप में उनको भेजा जाता है। और कुछ देर के बाद स्त्रियां जो हैं वापस से जुलूस बनाकर, जुलूस यानी कि वही ग्रुप में चलती हैं सब, जुलूस बना करके वहां से चली जाती हैं। और साथ साथ जब नेचुरली इतनी बड़ी सभा होनी थी, इतने लोग इकट्ठे हुए थे वहां पर, तो वहां पर भीड़ तो इकट्ठी होनी जायज थी। तो बीच बीच में पुलिस ठंडी पड़ जाती थी, यानी कि वो लाठियां वगैरह नहीं बरसाती थी, किसी को कुछ नहीं कहती थी, लेकिन दोबारा से जब वो, मतलब कि कुछ समय के बाद फिर से वो डंडे बरसाना शुरू कर देती थी। और भीड़ इतनी ज्यादा थी, अब नेचुरली भीड़ ज्यादा होगी, पुलिस डंडा भी मार रही है, उनको पता नहीं लगता वो किस तरफ मार रहे हैं, कैसे मार रहे हैं, लोग भी ज्यादा घायल होंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत घायल हो चुके थे। अब वो कह रहे हैं कि धर्म तल्ले एक दूसरी जगह आई है, जैसे ही वहां तक वो लोग पहुंचते हैं पूरी भीड़, तो वहां पर आकर जुलूस जो होता है वो टूट जाता है, यानी कि बिखर सा जाता है। और 50 से 60 लेडीज, स्त्रियां जो है वो वहीं पर बैठ जाती हैं, क्योंकि जुलूस टूट चुका है, अब आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब टुकड़ों में आप बढ़ जाते हैं तो आपको मारना आसान होता है, जब तक आप भीड़ में चल रहे हैं तो फर्क पड़ता है ना। तो वहां पर बैठ जाती हैं और पुलिस उन्हें भी पकड़कर, यानी कि वो जो 50-60 लेडीज जो वहां बैठ जाती हैं, उन्हें भी पकड़कर लाल बाजार में ही भेज देती है, लाल बाजार की लॉकअप में। क्लियर? अब कह रहे हैं कि स्त्रियों का एक और हिस्सा, जो एक और भाग था जो आगे बढ़ रहा था, जिनका लीडरशिप कौन थी, नेतृत्व कर रहा था विमल प्रतिभा, ठीक है, तो उनको भी बहु बाजार के मोड़ पर रोक लिया जाता है। ये तीसरी और जगह आई है, बहु बाजार। और वहां पर अब जब वहां उन्हें रोका जाता है तो सब वहीं बैठ जाते हैं, आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और जब आसपास भीड़ भी बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है और इतनी भीड़ होती है, पुलिस वापस से आकर के उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर देती है। मतलब कुल मिलाकर सब लोगों ने बहुत कोशिश की, हिस्सा पूरा लिया, भले ही इधर से पुलिस ने उन लोगों के ऊपर बहुत मतलब बुरा व्यवहार किया, लाठीचार्ज किया, लेकिन फिर भी लोग अपने डटे रहे थे, पीछे नहीं हटे थे। अब वो कह रहे हैं कि लगभग पौने घंटे के बाद, यानी कि 45 मिनट्स के बाद पुलिस की लारियां आती हैं, मतलब गाड़ियां आती हैं, जिसके और उनको उन सबको लाल बाजार ले जाया जाता है। जो जो स्त्रियां वहां बैठती थी मोड़ के ऊपर, उनको भरकर, और फिर कई आदमियों को भी पकड़ा जाता है, जिसमें से एक नाम बताया गया है
एक है बृजलाल गोयंका, जो कई दिनों से लेखक के साथ ही काम कर रहे थे। काम कौन सा? यही देश को आजाद कराने के लिए जो भी काम चाहिए होता था वो सब काम उनके साथ कर रहे थे, और दमदम जेल के अंदर उनके साथ भी थे। जेल में भी उनका उन्होंने साथ दिया था, तो वो भी पकड़े गए। कौन है? बृजलाल गोयंका। आप प्लीज इसके अंदर नाम याद रखिएगा, पहले भी बड़े सारे नाम आए हैं। तो वो कह रहे हैं कि पहले तो वो झंडा लेकर वंदे मातरम बोलते हुए मॉन्यूमेंट की तरफ बहुत तेजी से दौड़ते हैं, लेकिन इतनी तेजी से जाते हैं, हड़बड़ाहट में कह लीजिए, कैसे भी कह लीजिए, वो खुद से वहां पर गिर जाते हैं, और एक अंग्रेज घुड़सवार आता है, उनको पकड़कर घसीटता हुआ ले जाता है और फिर दूर जाकर उन्हें छोड़ भी देता है। फिर वो कह रहे हैं लेकिन इस बार वो क्या करते हैं, स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ आगे बढ़ना है, जुलूस के साथ रहना था। जब वो उनके साथ शामिल होते हैं तो वहां पर भी उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब कह रहे हैं कि 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार जाता है। 200 आदमियों का जुलूस एक और है जो लाल बाजार जाता है, और वहां पर गिरफ्तार हो जाते हैं। कौन? बृजलाल गोयंका भी, और बाद में जितने भी लोग जाते हैं सब गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। मदालसा भी पकड़ी जाती है। मदालसा हमने पढ़ा था, जो मारवाड़ी विद्यालय में लड़कियों का जो विद्यालय था वहां पर जाती हैं, उनको झंडे का मतलब समझा रही थी जानकी देवी और मदालसा, है ना। तो मदालसा भी पकड़ी जाती हैं। उन्हें मालूम हुआ कि थाने में भी मारा था, मतलब कि उन सबसे पता चलता है कि बाहर तो उनको मारा ही जा रहा था, लाठीचार्ज तो हो ही रहा था, जब थाने में उन्हें ले जाया जाता है तो उन्हें वहां पर भी काफी मारा पीटा जाता है। कुल मिलाकर वो कह रहे हैं कि 105 स्त्रियां पकड़ी जाती हैं, और बाद में रात को 9 बजे सबको वो लोग छोड़ भी देते हैं। एक तरह से वो एक बोलते हैं ना कि डर पैदा करना चाहते थे, ठीक है। बाद में सबको छोड़ देते हैं। वो कह रहे हैं कि कलकत्ता में आज से पहले या आज तक कभी भी इतनी सारी स्त्रियों को एक साथ कभी नहीं गिरफ्तार किया गया था, ये पहली बार था, ठीक है। और अब वो कह रहे हैं कि लगभग 8 बजे जब हम खादी भंडार जाते हैं, ये अलग जगह है जहां पर सारे ये इकट्ठे होते होंगे, कुछ मीटिंग करते होंगे, तो खादी भंडार जाते हैं तो कांग्रेस ऑफिस से उनको फोन आता है कि यहाँ पर बहुत सारे आदमी हैं जिनको चोट लगी हुई है, यानी कि घायल हैं, और कई तो ऐसे लोग थे लाठीचार्ज की वजह से बहुत ज्यादा संगीन हालत में थे, यानी कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थे सारे के सारे। उन सब के लिए उनको गाड़ी की जरूरत थी, और जानकी देवी के साथ जब वो उस जगह पर जाते हैं जहां पर सब लोग घायल हैं, तो वो क्या देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो घायल हैं, बहुतों को बहुत सारी चोटें लगी हुई हैं, और डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख में लगे हुए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आएगा कि डॉक्टर दास गुप्ता, एक है ऐसा क्वेश्चन आपका, कि घायल लोगों की देखरेख कर रहे थे, उनकी फोटो भी उतार रहे थे, वो सब बातों के बारे में। यस, तो कह रहे हैं कि उनकी देखरेख भी कर रहे थे, साथ साथ उन सबकी फोटो भी उतार रहे थे। अब फोटो उतारने का क्या मकसद था? वो दिखाना चाहते थे कि यहाँ के लोगों ने कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, भले ही इनके ऊपर कितना लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने कितना इनके साथ भयानक रूप दिखाया, फिर भी लोग पीछे नहीं हटे थे, इसलिए उन लोगों की फोटो भी उतारी जा रही थी। अब वो कह रहे हैं कि लगभग वहां पर 67 आदमी वहां पहुंच चुके थे। बाद में तो वहां पर इनकी संख्या 103 तक पहुंच चुकी थी। क्लियर? अब कह रहे हैं जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, अस्पताल जाते हैं, वहां पर पहुंचकर पता लगता है कि 160 आदमी तो हॉस्पिटल में हैं, ठीक, और जो लोग घरों में जा चुके हैं वो अलग हैं, मतलब उनकी संख्या पता ही नहीं है। जो लोग थोड़े बहुत घायल हुए होंगे, हॉस्पिटल नहीं गए होंगे, सीधा घर चले गए होंगे, उनका कुछ पता ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि लगभग 200 लोग घायल तो जरूर हुए होंगे, और पकड़े गए आदमियों की, कितने आदमी पकड़े गए उसका तो उन्हें पता ही नहीं चला, कोई गिनती ही नहीं है उनकी। और लाल बाजार के लॉकअप के अंदर स्त्रियों की जो संख्या थी वो 105 थी। वो कह रहे हैं आज जो कुछ भी हुआ था कलकत्ता के अंदर वो एकदम अपूर्व था, यानी कि एकदम अनोखा था, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। इतनी बड़ी संख्या में ऐसी सभा कभी इकट्ठी ही नहीं हुई थी वहां पर। और बंगाल के ऊपर हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि बंगाल, जिसको हम कलकत्ता कहते हैं, कलकत्ता या बंगाल जो भी कह लीजिए,
उसके ऊपर जो एक बहुत बड़ा कलंक सा था कि देश को आजाद कराने के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया जा रहा है, तो एक कलंक था उनके ऊपर। और सही मायने में जब ये सब हुआ तो उनके ऊपर से वो कलंक भी धुल चुका था। अब उनके कोई कह नहीं सकता था कि यहाँ के कार्यकर्ता कुछ कर नहीं रहे हैं। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर कोई भी इंसान कुछ भी चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, बस एक मन में होता ना कि एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें करके दिखाना है। तो उस दिन वहां के लोगों ने ठान लिया था, इसीलिए उन्होंने देश के लिए जो भी कुछ करना था करके दिखाया भी था। क्लियर? इतना ही चैप्टर है। खाली उन्होंने एक दिन का आपको पूरा वर्णन बताया है कि क्या क्या हुआ था। रही बात क्वेश्चन आंसर्स की, हो सकता है अगर आप प्लीज बता सकते हैं तो अभी हम थोड़े थोड़े डिस्कस करते हैं कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया। क्लियर हो जाएगा अभी। चैप्टर बच्चे हमारा फिनिश हो गया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है आप क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर ही सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस वीडियो को आपको दोबारा से सुनना है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।